जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए करंट अफेयर्स क्लास स्टार्ट करते हैं। आज डेट क्या है? 10 जुलाई 2024। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, तो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, उसके बारे में जान जान लेते हैं। देखिए, राहें जो हैं वो बहुत ही संघर्षपूर्ण है, और जो इस रास्ते पर चलता है वही संसार बदलता है। और जिसने जीता है जंग रातों पर, वही सुबह होकर सूर्य की तरह चमकता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपने जो अपना गोल निर्धारित किया है उसको पाने के लिए आपको बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कुछ समय बाद आपको लगेगा कि आप मुझसे होगा कि नहीं होगा, परंतु अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो आपको संघर्ष तो करते रहना पड़ेगा, और डेफिनेटली एक दिन आप संसार बदल कर ही रहेंगे, और कोई रोक नहीं सकता। जो आपका सपना है आप अचीव करके ही, तो लगे रहिए एकदम मन लगाकर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आज का। 10 जुलाई 2024 करेंट है। ओके, अभी क्या है? पहला न्यूज है नाटो से रिलेटेड है, क्योंकि नाटो की समिट चल रही है। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी अभी समिट चल रही है। 75 साल हो गए इसको। 75 साल हो गए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता है, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन का 25 साल हो, 50 साल हो, 75 साल हो या 100 ईयर्स हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए, पूछा जा सकता है। नाटो समिट समिट 2024 ये कहाँ हुआ था उसको जानने से पहले नाटो को क्यों बनाया गया था? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों को पता है, विश्व युद्ध, जो दूसरा विश्व युद्ध था, उसके होने के बाद जो सोवियत यूनियन था, जो सोवियत संघ था, उसका पावर पूरे विश्व में बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। मिलिट्री पावर, सब पावर, इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर और पॉलिटिकल प्रेजेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो उसके प्रेजेंस को काउंटर करने के कुछ यूरोपियन कंट्री और दो नॉर्थ अमेरिकन कंट्री, अमेरिका, कनाडा, और कुछ यूरोपियन कंट्री जैसे फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, ये सब मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम होता है क्या? नाटो। एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, सिंपल सा आप कह सकते हो। सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए बनाया गया, और आज जो है रसिया को काउंटर करने के लिए काम करते रहते हैं। ओके, तो देखते हैं इसका। अभी जो समिट हुआ है 2024 में, चल रहा है अभी 9 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक। कहा? अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में, ध्यान दीजिएगा। और पूछा जा सकता है इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रसेल। हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ब्रसेल्स, बेल्जियम में, बेल्जियम के ब्रसेल्स शहर में। और बेल्जियम क्या है? एक यूरोपियन कंट्री है। कितने मेंबर हैं? 32 मेंबर्स हैं। और जो 32वां मेंबर है वह 2024 में ही ऐड हुआ है, उसका नाम है स्वीडन, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। गॉट इट? नो प्रॉब्लम। अब ये जो समिट हुआ है, इसमें बातें तो कुछ चली होंगी, लोग बैठे होंगे, चाय पर चर्चा किए होंगे, और कुछ बातें हुई होंगी। तो सबसे पहली बात, जो नाटो मेंबर है, जो नाटो कंट्री है, जो नाटो देश है, उनके बीच में शांति स्थापित, तो सबसे पहली बात। और नाटो को किस तरीके से बढ़ाया जाए। अभी 32 मेंबर है, और आगे चल के 34, 35, 36 कितने हो, किस तरीके से नाटो को बढ़ाया जाए। और नाटो की समिट हो, यूक्रेन की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यूक्रेन, जो रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसमें यूक्रेन की किस तरीके से मदद की जाए कि रसिया पे वह विजय हासिल कर सके। इस मीटिंग में यही सब बातें चली हैं। समझ में आ गया? और पिछले 2 महीने में हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं नाटो को। इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो 75 ईयर्स हो गए, 75 ईयर्स हो गया, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नोट डाउन कर लीजिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 30 यूरोपियन कंट्री हैं और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्री हैं, जिसमें अमेरिका और कनाडा है।
और इसके सेक्रेटरी जनरल, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाटो के सेक्रेटरी जनरल, जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? मार्क रूट, अभी इनको बनाया गया है, और ये नीदरलैंड के क्या है? प्राइम मिनिस्टर, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता, पूछा जा सकता है। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। सेकेंड न्यूज है, भारत ने अभी एक पूरा भारतीय स्वदेशी हल्का टैंक बनाया है, इंडिजिनस लाइट टैंक, जिसका नाम दिया है जोरावर, नाम ही खतरनाक है। ओके, इंडिजिनस मतलब भारत ने बनाया है पूरा इंडिजिनस लाइट टैंक, हल्का टैंक, क्या नाम है? जोरावर। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? रिसेंटली यू हैव सीन जोरावर इन न्यूज, जोरावर को आपने न्यूज में देखा है अभी। अब वो किससे रिलेटेड है? 4 ऑप्शन दे देगा, अगर पता है तो आप कर लोगे। तो जोरावर है क्या? एक लाइट टैंक है, हल्का टैंक, जिसको किसने बनाया है? डीआरडीओ एंड एलएनटी, लार्जर एंड टर्बो ने मिलकर बनाया है। अब किस लिए बनाया गया? सबसे पहली बात, इसका नाम जोरावर क्यों रखा गया? आप लोगों को पता है, डोगरा जनरल थे जोरावर सिंह, वो किश्तवाड़ के गवर्नर थे, और लद्दाख और बलूचिस्तान को पर भी वह राज करते थे, और उसके एक समय के बाद वह तिब्बत, जो वेस्टर्न तिब्बत है, उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, और उसी युद्ध में इनकी जान चली गई। मतलब लद्दाख और बलूचिस्तान, जो कि इस समय पाकिस्तान के कंट्रोल में है, उस पर इन्होंने राज कर चुके हैं। तो इन्हीं के नाम पर इस जो टैंक है उसका नाम रखा गया है जोरावर टैंक। अब एक होगा कि मतलब इसको क्यों बनाया गया? क्योंकि हमारे पास तो, इंडिया के पास बहुत खतरनाक खतरनाक टैंक है, तो क्यों बनाया गया? देखिए, अगर आप इंडिया के बॉर्डर को देखेंगे तो इंडिया का बॉर्डर अलग अलग, मतलब जो लोकेशन है वो अलग अलग टाइप का है। कहीं माउंटेन है आपको दिखेगा, कहीं डिजर्ट दिखेगा, कहीं प्लेन दिखेगा, तो हर जगह की रिक्वायरमेंट अलग होती है। अगर लद्दाख रीजन चलिए, तो लद्दाख जो है बहुत ऊंचाई पर है, और उस ऊंचाई पर आप बहुत हैवी टैंक को ले जाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसको मूव कराना डिफिकल्ट होता है, और हमको पता नहीं है कब भारत का युद्ध चाइना से शुरू हो जाए, क्योंकि अगर भारत का युद्ध चाइना से शुरू होता है तो उसी समय पाकिस्तान से भी शुरू होगा। हमेशा 2 फ्रंट वॉर होगा इंडिया के साथ, इसको ध्यान रखिएगा। तो इंडिया को हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, इसलिए लद्दाख रीजन के लिए इस हल्के टैंक को बनाया गया कि इसको आराम से ले जाया जा सके, और यह टैंक आराम से वहां पे एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सके। समझ में आ गया? समझ में आ गया? स्पेशली लद्दाख के लिए इसको डिजाइन किया गया है। कौन डिजाइन किया है? डीआरडीओ ने। और मैन्युफैक्चर कौन किया है? लार्जर एंड टर्बो। गॉट इट? पक्का? तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सेनाओं के लिए। इसको किसको दिया गया है? इंडियन आर्मी को। इंडियन आर्मी का पावर जो है और बढ़ गया है। गॉट इट? तीसरा न्यूज है, कौन सा स्टेट मित्र वन स्टार्ट किया है? मित्र वन नाम का एक योजना है, उसको स्टार्ट किया है। कौन सा स्टेट? देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट सेटअप मित्र वन, वन मतलब जंगल। कौन? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, ध्यान दीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और तो देश के लिए सही है। और कहाँ स्पेशली कहाँ किया जाएगा? ऑन नेपाल बॉर्डर, जो नेपाल बॉर्डर है वहां पर किया जाएगा। इसमें किया क्या जाएगा? बहुत सारे पेड़ों को लगाया जाएगा, मतलब जंगल बनाया जाएगा, क्योंकि आपको पता है पेड़ ही हमको जीवन देते हैं। ऑक्सीजन कौन देता है? पेड़ ही देते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड कौन सिंक करता है? पेड़ ही सिंक करता है, पेड़ ही लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या? पेड़। इसलिए पेड़ लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? पक्का? अब इसके थ्रू एक योजना है, उस योजना के थ्रू उत्तर प्रदेश के 35 डिस्ट्रिक्ट में 35 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। ध्यान दीजिए। और योजना का नाम क्या है वो देख लेते हैं। ओके, वृक्षारोपण जन अभियान।
वृक्षारोपण जन अभियान के तहत 35 डिस्ट्रिक्ट में 35 करोड़ क्या लगाए जाएंगे, ट्रीज प्लांट किए जाएंगे। समझ में आ गया। और इसमें 3 मतलब वन की स्थापना किया जाएगा। एक है शक्ति वन, एक है युवा वन, शक्ति वन, युवा वन और बाल वन। इस 3 प्रकार के जंगल इसमें बनाए जाएंगे और हर जंगल की अपनी अपनी एक खासियत होगी। बाल वन है, युवा वन है और शक्ति वन है। 35 डिस्ट्रिक्ट में 35 करोड़ ट्री को लगाया जाएगा और नेपाल बॉर्डर में एक अभियान चलाया गया मित्र वन, मतलब एक तरीके से जंगल बनाया जाएगा नेपाल बॉर्डर में। और एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो उत्तर प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट नेपाल बॉर्डर को शेयर करते हैं? 7 डिस्ट्रिक्ट। 7 डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश के नेपाल बॉर्डर को शेयर करते हैं। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, पूछा जा सकता है। तो मित्र वन कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। क्या करेंगे? पेड़ लगाएंगे, जंगल लगाएंगे। कहां पर? नेपाल बॉर्डर पर। ओके, और इट नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4th, बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड किस स्टेट को दिया गया है? बेस्ट एग्रीकल्चर, सबसे अच्छा कृषि जो स्टेट किस अवार्ड किसको दिया गया है? बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड किस स्टेट को दिया गया? महाराष्ट्र को। ध्यान दीजिएगा, अगर ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा दिया जाता है अवार्ड? बाय 15 एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड। लीडरशिप अवार्ड कमेटी। यह अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? 15वां एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवार्ड कमेटी द्वारा यह अवार्ड महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दिया गया बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट के लिए। क्यों दिया गया? कुछ तो कारण होगा जो कि यह अवार्ड महाराष्ट्र को दिया गया होगा। देखते हैं इसलिए क्या रीजन है। रीजन क्या है, किस कारण दिया गया है? फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन, इनोवेशन इन एग्रीकल्चर, in agriculture and rural initiative and rural initiative। ओके, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गांव के डेवलपमेंट के लिए जो इनिशिएटिव लिया है उसके लिए, और जो एग्रीकल्चर में इनोवेशन कर रहे हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र स्टेट को बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2024। गॉट इट? पक्का समझ में आ गया? तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? FATF। इसके नए प्रेसिडेंट का नाम क्या है? एलिसा दी एंडा। नाम देखिए मैक्सिकन है तो नाम थोड़ा सा अलग है, एलिसा दी एंडा। एंडा याद रखिएगा, काम बन जाएगा आपका। एग्जाम में अगर पूछेगा तो देखेंगे तो काम बन जाएगा। एंडा, एलिसा दी एंडा मद्राजो। ये मैक्सिको की हैं तो मैक्सिकन नेम है। ओके,
एलिसा दी एंडा मेद्राजो। एंडा याद रखेंगे, अंडा काम बन जाएगा आपका। मतलब एफटीए के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? अंडा है। देखिए हमको उनका नाम बेकार नहीं कर रहे, परंतु हमको हमारा काम निकालना है। एग्जाम में नाम याद होना चाहिए, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, ओके, क्योंकि मैक्सिकन नेम है। अभी ये किसको रिप्लेस किए हैं? अभी ये जो प्रेसिडेंट बनी है, इनसे पहले कोई प्रेसिडेंट रहा होगा। हाँ, वो रहे सिंगापुर के जो थे टी राजा कुमार। सिंगापुर के थे टी राजा कुमार, उनको रिप्लेस किया है। रिप्लेस्ड टी राजा कुमार, इंडियन ओरिजिन है परंतु अब सिंगापुर में रहते हैं, उनको इन्होंने रिप्लेस किया है। 1 जुलाई से लेकर 1 जुलाई 2024 से लेकर जून 2026 तक इनको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का प्रेसिडेंट बनाया गया। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आप लोगों के दिमाग में, ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वो करता क्या है? देखिए विश्व में जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब पैसों का इधर से उधर, मतलब इलीगल तरीके से पैसा एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो आता रहता है उसको देखता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। और जो आतंकवाद को बढ़ाने के लिए फंडिंग किया जाता है उसको देखने का काम करता है। और जो विनाशकारी हथियार बनाने के लिए फंड किया जाता है उसको देखने का काम करता है। एक तरीके से आप कह सकते हो यह वॉच डॉग है एक तरीके से, जो कि टेरर फंडिंग को, मनी लॉन्ड्रिंग को और जो विनाशकारी हथियार को फंड करने का काम करते हैं लोग, उसको देखने का काम करता है, उनको रोकने का काम करता है। और इसके 40 मेंबर हैं, एफटीए के 40 मेंबर कंट्री हैं। और इसके दो एफटीए जो है 2 लिस्ट तैयार करता है, एक ग्रे लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट। अब ग्रे लिस्ट क्या होता है और ब्लैक लिस्ट क्या होता है? ग्रे लिस्ट वो होता है जैसे मान ली किसी कंट्री के अंदर टेरर थोड़ा चलता है परंतु उसकी जो गवर्नमेंट है उस टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व नहीं है, थोड़ा बहुत चलता रहता है, मतलब पूरा एकदम अच्छे पूरा खतरनाक लेवल पर नहीं जैसे पाकिस्तान में चलता है उस तरीके से नहीं, तो एक ग्रे लिस्ट हो गया। और एक जगह एक ऐसा कंट्री होता है जिसमें मतलब मान लीजिए कि पूरा टेरर फंडिंग खुले तौर पर चलता है जैसे पाकिस्तान में चलता रहता है, तो उसको ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है, एक ग्रे लिस्ट में रखा जाता है और एक को ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है। जिसको अगर ब्लैक लिस्ट में रख दिया जाए तो उसको बाद लोन मिलना फ्रॉम IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक से लोन मिलना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब मिलता ही नहीं, कोई भी कंट्री जो है उनको लोन नहीं देती। समझ में आ गया? जैसा पाकिस्तान के साथ बहुत बार हो चुका है। ओके, अब पूछा जा सकता है कि जो एफटीए है उसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1989 में बनाया गया था एफटीए, मतलब FATF जो है कब बनाया गया था? 1989 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में, पेरिस फ्रांस। तो ये है क्या? एक वॉच डॉग है जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है उसको रोकने का काम करता है, टेरर जो फाइनेंस होता है उसको रोकने का काम करता है, जो विनाशकारी हथियारों को बनाने के लिए जो फंड होता है उसको रोकने का काम करता है, और इवन जो ड्रग्स बेचे जाते हैं उसकी जो फंडिंग होती है उसको भी रोकने का काम करता है, इलीगल ड्रग्स। ध्यान दीजिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और हाँ, एक क्वेश्चन आ जाएगा इसमें, इंडिया कब ज्वाइन किया है? इंडिया FATF का मेंबर कब बना है? 2010 में। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। ओके, ध्यान, इंडिया 2010 में FATF का मेंबर बनता है। अभी आप लोगों को पता है हाथरस में एक बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ। हाथरस में सत्संग चल रहा था। सत्संग का मतलब हो गया है कि कोई बाबा है जो कि प्रवचन दे रहे हैं, और उस प्रवचन में अधिक से अधिक 5000 लोग सम्मिलित हो सकते थे, परंतु मोर देन लगभग 15,000 16,000 से लोग ज्यादा सम्मिलित हो गए। उसके कारण बहुत ज्यादा भगदड़ हो गया। उस भगदड़ में लगभग 121-122 लोग जान चली गई। तो किसकी कमी है? एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है। क्यों इतना भीड़ जाने दिया? तो वहां की जो पुलिस है उसकी कमी है, वो हाथरस की जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसकी कमी है। इसी कारण जो गवर्नर है उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल, उन्होंने एक जुडिशियल कमीशन को नियुक्त किया है।
किस लिए? कि किसकी कमी है, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, किस कारणवश जो ये इतना बड़ा हादसा हुआ है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है। एक झटके में 122-123 लोग की जान चली गई और बहुत से लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। एक दूसरे के ऊपर चढ़ के चले गए। आप समझ लीजिए कितनी विफलता है मतलब प्रशासन की। ओके, जुडिशियल कमीशन सत्संग था एक तरीके से, जुडिशियल कमीशन बनाया गया है, हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर, किसके अंडर में? ब्रजेश कुमार, ओके, ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के, ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव। और ये ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव कौन है? ये रिटायर्ड इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, रिटायर्ड इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। और ये जो जुडिशियल कमीशन बनाया गया है उसमें 3 मेंबर हैं, ध्यान दीजिएगा, 3 मेंबर कमेटी बनाई गई है जिसको ब्रजेश कुमार क्या कर रहे हैं? हेड कर रहे हैं। और इसके जो दूसरे मेंबर है उनका नाम है हेमंत रॉय, हेमंत रॉय। और तीसरे जो मेंबर है भावेश कुमार नाम है उनका, भावेश कुमार। ध्यान दीजिए, हेमंत रॉय जो है वो आईएएस ऑफिसर है और भावेश कुमार जो है वो आईपीएस ऑफिसर है और जो ब्रजेश कुमार है वो रिटायर्ड जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। ध्यान दीजिएगा, तो इन्हीं के अध्यक्षता में यह जो आयोग है उसको नियुक्त किया गया है, जिससे कि हाथरस में जो कांड हुआ है, मतलब दुर्घटना कांड क्या बोलिए, मतलब बहुत खतरनाक काम हुआ है जिसमें 122 से 123 लोग की जान चली गई, उसका इन्वेस्टिगेट किया जाए, उसको अच्छे तरीके से क्या किया जाए? इन्वेस्टिगेट किया जाए, किसकी गलती है। ओके, फॉर हाथरस ओके, हाथरस केस। अब एक चीज आ सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि हाथरस न्यूज में आ गया, हाथरस जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का किस किस डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है? आपको पता है, अगर आप वेस्ट में जाएंगे हाथरस के तो अलीगढ़ और मथुरा है, और नॉर्थ में जाए, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो आपको इटावा मिलेगा, साउथ में आपको आगरा मिलेगा। इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है हाथरस। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एशियन मेंस बिलियर्ड चैंपियनशिप एंड एशियन वीमेन बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो डेफिनेटली कोई इंडियन है, वही जीता होगा। एशियन मेंस बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, ओके, 2024 का टाइटल किसने जीता है? और बिलियर्ड्स मतलब जो बिलियर्ड्स स्नूकर्स होते हैं, जो टेबल पे होता है, डंडा लेके मारते हैं, खटखट बॉल जाता है, उसी को बोलते हैं। ओके, किसने जीता है और कहाँ हुआ है? सबसे पहले जान लेते हैं कहाँ हुआ है। सऊदी अरेबिया के कैपिटल रियाद में हुआ है, रियाद सऊदी अरेबिया का कैपिटल। कौन जीता है ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्रुव सितवाला, ध्रुव सितवाला ने क्या जीता है? एशियन मेंस बिलियर्ड चैंपियनशिप का टाइटल जीता है। किसको हराया है? ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट, डिफीटेड पंकज आडवाणी, फेमस बिलियर्ड प्लेयर, ओके, जिनको भारत भूषण भी पद्म भूषण भी मिल चुका है और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी इनको मिल चुका है। इनको ध्रुव सितवाला जी ने डिफीट किया। और ध्रुव सितवाला जी इससे पहले 2016, 2015 और 2018 का भी जो एशियन मेंस बिलियर्ड चैंपियनशिप है उसके टाइटल को जीत चुके हैं। कब? सॉरी, 2015 और 2016 और 2024 में भी जीते हैं। 2015, 2016 और 2024 तीन बार ध्रुव सितवाला जी एशियन मेंस बिलियर्ड चैंपियनशिप टाइटल
जीत चुके हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एशियन वीमेन बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? अनुपमा रामचंद्रन। अनुपमा रामचंद्रन। ओके, तो अनुपमा रामचंद्रन जी ने एशियन विमेन बिलियर्ड चैंपियनशिप 2024 का टाइटल जीता है और इनका यह पहला इंटरनेशनल बिलियर्ड चैंपियनशिप का टाइटल है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो इस बार जो मेंस बिलियर्ड चैंपियनशिप और विमेन बिलियर्ड चैंपियनशिप दोनों भारत जीत के लाया है, तो इसलिए हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्रुव सितवाला के बारे में पूछा जा सकता है, 2015 में भी जीते हैं, 2016 में भी जीते हैं और 2024 में जीते ही हैं। और अनुपमा रामचंद्रन जी के बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि इनका पहला इंटरनेशनल बिलियर्ड चैंपियनशिप टाइटल ये जीती, जिनमें इन दोनों लोगों को क्या मिला है? गोल्ड मेडल मिला है। कहाँ हुआ है? सऊदी अरेबिया के कैपिटल रियाद में हुआ है, तो पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, अब पूछा जा सकता है एग्जाम में क्या है? रेचल रीव। रेचल रीव्स ये कौन है? ये एक फेमस पर्सनालिटी है, तो है कौन? इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यह ब्रिटेन की पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब समझिए, ब्रिटेन की पहली महिला, ब्रिटेन अब जाकर किसी महिला को वित्त मंत्री बनाता है, किसी महिला को वित्त मंत्री बनाता है, तो क्या है यार? ब्रिटेन फर्स्ट विमेन फाइनेंस मिनिस्टर है। अभी आप लोगों को पता है कि ब्रिटेन में इलेक्शन हुआ था, तो वहां पे लेबर पार्टी ने 412 सीट जीता है 650 सीट में, और जो कंजर्वेटिव पार्टी के जो लीडर थे ऋषि सोनक जी, वो बुरी तरीके से हार गए और लेबर पार्टी ने 412 सीट आउट ऑफ 650 सीट जीता है। और प्रधानमंत्री ब्रिटेन का कौन है? कीर स्टारमर। ओके, तो ध्यान दीजिएगा इसको। और मेन चीज, जो लेबर पार्टी है जिसमें बहुत सारे इंडियन जीत कर भी आए हैं, बहुत सारे इंडियन जीत कर आए हैं लेबर पार्टी से, ध्यान दीजिएगा इसको। तो रेचल रीव के बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि ये ब्रिटेन की पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर बनाई गई हैं। नेक्स्ट है, 9th है, ग्लोबल स्टार्टअप समिट कहां हुआ? ग्लोबल स्टार्टअप समिट 2024 कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया और यह इसका 7th एडिशन था। 7th एडिशन था। यह ऑर्गेनाइज करने का मेन कारण क्या था? कि जो इंडियन स्टार्टअप है उसको इनकरेज किया जाए, जिससे कि वह और अधिक लोग जो है वह स्टार्टअप स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप स्टार्टअप स्टार्ट करते हो, सिंपल सा 10 लोगों को, 20 लोगों को, 5 लोगों को जॉब दोगे ही दोगे, समझ में आ गया? तो मोर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा और कंट्री, क्योंकि कोई भी कंट्री अगर डेवलप कंट्री बनती है तो यहाँ पर स्टार्टअप जो है बढ़ता चला जाता है। क्योंकि अगर आप अभी देखें तो इंडिया का 2014 में इंडिया के पास अधिक से अधिक लगभग 100 से 200 के बीच में स्टार्टअप थे। अभी अगर आप देखेंगे तो 1 लाख से अधिक स्टार्टअप इंडिया के अंदर है और हर एक स्टार्टअप कुछ ना कुछ लोगों को जॉब देता होगा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बहुत बड़ा एक जरिया है स्टार्टअप। तो स्टार्टअप इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहता है इंडिया में जो इंडियन गवर्नमेंट है, इसलिए जो ग्लोबल स्टार्टअप समिट 2024 का ये मेन ऑब्जेक्टिव आप कर सकते हैं। कहाँ हुआ ये पूछा जा सकता है, तो न्यू दिल्ली में हुआ है। और कौन सा एडिशन था यह 7वां एडिशन है। ओके, नेक्स्ट है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट पूछा जा सकता है ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? रेसलिंग। आप लोगों को पता ही है। यह न्यूज में क्यों है? क्योंकि यह स्पेन ग्रैंड प्रिक्स कंपटीशन जीती है। स्पेन ग्रैंड प्रिक्स कंपटीशन
में गोल्ड मेडल जीती हैं, गोल्ड मेडल इन 50 केजी वेट, 50 केजी वेट में विनेश फोगाट जी ने गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए हम लोग इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। यह किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? यह हरियाणा स्टेट से बिलोंग करती है और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम भी जीता है। कब कब जीता है? 2014 में जीता है, 2018 में जीता है और 2022 में। तीनों जो कॉमनवेल्थ गेम था उसके अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया है, इनको पद्मश्री भी दिया गया है। ओके, इसलिए हमारे लिए विनेश फोगाट जी बहुत इंपॉर्टेंट जाती है। ओके, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इनको कब दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ध्यान दीजिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2020 में इनको दिया गया है। ओके, और अर्जुन अवार्ड भी इनको दिया गया है, अर्जुन अवार्ड भी 2016 में दिया गया है। पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2018 में, 2018 विनेश फोगाट रेसलिंग से रिलेटेड है, हरियाणा स्टेट से आती हैं और 2014, 2018, 2022 जो कि 2022 में कॉमनवेल्थ कहाँ हुआ था? बर्मिंघम में। ओके, 2014 में ग्लासगो में, ध्यान दीजिएगा, उसमें कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। समझा गया? और इनको पद्मश्री भी मिल चुका है और अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि यह स्पेन ग्रैंड प्रिक्स कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीती हैं 50 केजी वेट में। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।